हिमालय एक क्राउन की तरह है, एक ऐसा क्राउन जिसमें शायद और धरती के बनने और ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े सारे राज छुपे हैं। खूबसूरत वादियों के भीतर एक इकोलॉजी है, जो इकोलॉजी एक विशेष मौसम के तापमान में ढली हुई है, लेकिन आज वो चिल्ला रही है खुद की स्थिरता को बचाने के लिए। हिमालय जल, जंगल और जमीन को बचाने की ये लड़ाई 2024 से शुरू नहीं हुई। ये आजादी के बाद सबसे पहले शुरू हुई थी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, और इसे शुरू किया था एक ऐसी इनक्रेडिबल महिला ने जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जो शायद कभी अपने गांव से बाहर भी नहीं गई थी। उनका नाम था गौरा देवी, जिनको चिपको आंदोलन का चेहरा माना जाता है। ये आंदोलन इतना स्पेशल है कि इसमें शुरू में ना तो कोई एक्टिविस्ट था, ना कोई प्रेस मीडिया और ना गवर्नमेंट। इसके पीछे थी एक प्योर थॉट गांव की उन महिलाओं की जिनके लिए जंगल, जमीन और उनकी इकोलॉजी सिर्फ एक रिसर्च पेपर, टॉक ऑफ द टाउन और एक्टिविज्म का जरिया नहीं था, बल्कि वो उनकी जरूरत थी। उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव है रैनी, जहां लगभग 100 के करीब परिवार रहते होंगे, और वो सभी जंगल पर ही निर्भर थे। जंगल से लकड़ी लाना, लकड़ी पे खाना पकाना, जंगल से घास लाना जो उनके जानवर खाते थे, जिनसे उन्हें दूध मिलता था, ऊन मिलती थी। जब वो बीमार पड़ते थे तो जंगल से ही हिमालयन दवाएं वो लोग लेते थे। मूल रूप से उनका खाना, दवाई, सर्दी से बचने के लिए कपड़े, कंबल सब कुछ जंगलों से ही मिलता था। उस गांव के उन्हीं घरों में से एक घर था गौरा देवी का। गौरा देवी का जन्म 1925 में लाटा गांव में हुआ था। जब 12 साल की थी तब उनकी शादी मेहरबान सिंह नाम के एक आदमी से हो जाती है, जो रेनी नाम के गांव में रहते थे। शादी के बाद गौरा भी रीनी गांव में आ जाती है और उनकी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत होती है। जब वो 16 साल की थी तब उन्हें एक बेटा होता है। उनके गांव से हजारों किलोमीटर दूर एक स्पोर्ट्स कंपनी थी। एक दिन एक स्पोर्ट्स कंपनी को एक काम मिला जिसमें कुछ बैट बनाने थे। वो बैट बनाने के लिए कुछ करप्ट ऑफिसर्स के साथ मिलकर हिमालय में रीनी नाम के एक गांव में जाते हैं और धीरे धीरे लकड़ियां कटना शुरू कर देते हैं और लकड़ियां लेकर वापस चले जाते हैं। एक दिन कुछ महीनों के बाद वो वापस आते हैं, लेकिन तब तक गांव के कुछ मेल मेंबर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। जब ऐसा हुआ तो स्पोर्ट्स कंपनी ने भी अपना काम नहीं किया और तब एक योजना बनाई जिसमें धोखे से गांव के सभी मेल मेंबर्स को काम देने का बहाना बनाकर एक दिन किसी काम के बहाने से गांव से बाहर बुला लिया जाता है। बात है 25 मार्च 1974 की। एक छोटी सी बच्ची भागते हुए गांव की तरफ आती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि वो लोग यहां आ गए हैं, पेड़ काटने वाले लोग आ गए हैं और उनके हाथों में कुल्हाड़ी है, यहां तक कि हथियार भी। ये न्यूज सुनकर सभी टेंशन में आ जाते हैं। जिन लोगों का भविष्य जंगल से जुड़ा था उनके लिए, उनकी हरी भरी धरती को भूमाफियाओं से अपनी जमीन को बंजर कर देने की सोच भी उनकी जिंदगी के लिए किसी खतरे से कम नहीं थी। गांव में इस वक्त सिर्फ औरतें और बच्चे ही थे और सामने थी एक ऐसी भूमाफियाज के साथ मिले हुए कंपनी और उसके बंदूक हाथ में लिए लॉगर्स। तब गौरा देवी सामने आती है और सभी औरतें से कहती है कि हमें अपने आज और कल के लिए अपने जंगलों को बचाना होगा, वरना हम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, हमारे जानवर क्या खाएंगे। हम बंजर जमीन के ख्याल करें और फिर सोचे कि अगर ये जंगल खत्म हो गया तो हमारा क्या होगा। ये विचार भी गांव की महिलाओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था और तब वो फैसला करती है लड़ने का। उस वक्त गांव में गौरा देवी के साथ 27 महिलाएं और थी। वो सब लोग अपने हाथों में लाठी दरांती लेके उन जगह पे चली जाती है जहां लकड़हारे खड़े थे। वो लोग कहते हैं कि वो उनका जंगल छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ये जंगल उनका है।
ये जमीन, ये पेड़ उनके हैं और वो अपनी जान देकर भी इन्हें बचाएंगी। तब वो पेड़ से चिपक जाती है और कहती है कि पेड़ को काटने से पहले उन्हें औरतें और बच्चों को काटना होगा। शुरू में लॉगर्स उन पर हंसने लगते हैं। उनकी ये दलीलें बेकार लगती हैं और वो गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन जब वो महिलाएं पूरी रात अंधेरे में हथियारों से लैस माफियाओं के सामने अपने पेड़ों से चिपकी हुई खड़ी रहती है, तब वो कुछ परेशान होने लगते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि ये महिलाएं हिम्मत हार जाएंगी। अगले 24 घंटों तक जब वो 27 महिलाएं भूखी प्यासी चुपचाप उन पेड़ों से चिपकी हुई खड़ी रहती हैं, तब पास के कुछ गांव वाले भी शामिल होने आ जाते हैं और वो भी इसके खिलाफ विरोध करने लगते हैं। ये सब अगले 72 घंटे तक चलता है। लेकिन गांव वाले अपने पेड़ों को नहीं छोड़ते। तब तक गांव के मेल मेंबर्स भी आ जाते हैं। आखिरकार जब माफियाज को लगने लगा कि अब पेड़ों को काटना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा, तो वो हार कर हथियार छोड़कर वापस चले जाते हैं। 72 घंटे की ये छोटी सी लड़ाई जो उस दिन उस गांव की 27 महिलाओं ने लड़ी थी, वो धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने लगती है और सारे गांवों में सभी लोग मिलकर लॉगर्स और भूमाफियाओं के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते हैं। ये आंदोलन जो रेनी गांव की 27 महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर शुरू किया था, वो चिपको आंदोलन की शुरुआत करता है और फिर एक्टिविस्ट भी उससे जुड़ जाते हैं। उनमें 2 नाम सबसे महत्वपूर्ण हैं। वो है चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा। चंडी प्रसाद भट्ट एक एनवायरमेंटलिस्ट सोशल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने शुरुआत में गांवों को मोबिलाइज करने का काम किया और इस आंदोलन को बहुत बड़ा बना दिया कि लाखों लोग इस आंदोलन से आके जुड़ जाते हैं। इनमें से सुंदर लाल बहुगुणा एक बहुत बड़ा नाम थे। वो अपने स्तर पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को एजुकेट करते हैं और गांवों में जाकर लोगों को समझते हैं। और आखिर गौरा देवी, सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट का ये आंदोलन पार्लियामेंट तक पहुंच जाता है और क्षेत्र में पेड़ काटने पर 10 साल का प्रतिबंध लग जाता है।